पुराने आलू बीज से बचना है। आलू बीज की आयु केवल उसकी कालानुक्रमिक आयु पर निर्भर नहीं होती, बल्कि पर्यावरण प्रबंधन स्थिति जैसे मौसम का तनाव, गर्म भंडारण तापमान, घाव, चोट, कटने जैसी घटना भी आलू बीज की शारीरिक आयु को बढ़ा देती है। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान। इस बार छोटे छोटे वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आलू फसल पर, जो आलू बीज चयन से लेकर आलू भंडारण तक की पूरी छोटी बड़ी बात को समेटकर आपके पास आएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जनपद में 75,000 हेक्टेयर में हमारे किसान बंधु आलू बोने जा रहे हैं, तो उनको तकनीकी जानकारी की आवश्यकता रहेगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। किसान बंधु, आलू बीज का चयन आलू फसल का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। स्वस्थ आलू बीज ही हमारी उच्च गुणवत्ता की आलू फसल को सुनिश्चित करता है। हमारी कोई भी प्रबंधन तकनीक विधि ऐसी नहीं है जो खराब आलू बीज के चयन की क्षतिपूर्ति कर दे। ये बात समझ लें, गुणवत्ता युक्त आलू फसल की शुरुआत अच्छे आलू बीज से ही होगी। इसलिए आप शारीरिक रूप से स्वस्थ, रोग मुक्त बीज का चुनाव करें। बीज का आकार एक समान हो, बीज दृढ़ हो, स्पंजी नहीं हो। दृढ़ता ही बताएगी कि बीज जो आप लेने जा रहे हैं उसे ठीक से भंडारित किया गया है या नहीं किया गया है। आलू बीज का निरीक्षण कर लें। यदि कंद पर एक तरफ 20 से अधिक छोटे या 10 बड़े राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोटिया दिखाई देते हैं, जिसे आप चेचक कहते हैं, तो वो बीज आपको नहीं लेना है। यदि बीज लॉट में 1% से कम फ्यूजेरियम ड्राई रॉट, आलू का सूखा सड़न रोग है, या कंदों में ब्लैक लैग या सॉफ्ट रॉट लक्षण दिखें, तो उस बीज लॉट का उपयोग भी आपको नहीं करना है। कंदों पर अगेती या पछेती झुलसा रोग संक्रमित आलू के अगर लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसके उपयोग से भी आपको बचना चाहिए। जहां तक बीज की बात है, मृदा जनित कॉमन स्कैब रोग के इतिहास के बिना, यानी कि जो वीडियो मैंने पहले आपको दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस खेत में जो मृदा जनित रोग है, कॉमन स्कैब आया है, या ये आलू बीज जो हम लेने जा रहे हैं वो भी संक्रमित रहा है, तो ये संभावना रहती है कि वो आलू बीज आपके खेत को भी दूषित कर दे। तो उसका केवल आपको इतिहास पता कर लेना है। इसके लिए मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि हमारे किसान बंधु आलू बीज का चयन उस समय करते हैं जब बुआई शुरू कर रहे होते हैं। किसान बंधुओं, आपको आलू बीज का चयन खेत में खड़ी फसल देख करके करना चाहिए। आपको जाना चाहिए, अगर अच्छी फसल है किसी किसान बंधु की, तो उससे आप बीज का खरीदारी करके उसको उपचारित करके, मैंने आपको बताया है कि भंडारण से पहले भी बीज को उपचारित करके ही कोल्ड में रखा जाता है, ताकि जो मैंने अभी आपको काफी सारी जो बीमारियां बताई हैं वो उस आलू के बीज में नहीं लगती हैं। ये तो बात हुई किसान बंधु आलू बीज के चयन की। अब आपको आलू बीज कब लाना है कोल्ड से? तो मेरी जो सलाह है किसान बंधुओं, हमें जब रोपण करना होता है तो 4-5 सप्ताह पूर्व अपना बीज कोल्ड से लाना चाहिए, ताकि जो बीज हमारा है वो हमारा जो सामान्य तापमान है वहां तक आ जाए, ताकि जो बुआई की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा सके। किसान बंधुओं, आपको बीज की शारीरिक आयु भी जाननी चाहिए। इसके लिए कुछ कंदों को कुछ हफ्तों के लिए सामान्य तापमान पर एक अंधेरे कमरे में आप रख दें और देखें कि उस बीज में जो अंकुरन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है बीज आपका निष्क्रिय हो, तो निष्क्रियता अवधि के कारण ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि जो बीज आप लेकर के आए हैं कोल्ड से, वो कैसा बीज है। अगर आपको ये जानना है कि युवा बीज है, तो आप ये देखेंगे कि जो आपने अंधेरे कमरे में जब उस आलू बीज को रखा है, तो उसमें शीर्षस्थ प्रबुद्ध की अवस्था रहेगी, यानी कि जो आलू का कंद होगा उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वहां से बहुत सारे जो अंकुरण है वो निकलेंगे। तो समझ लीजिए ये युवा कंद है। क्योंकि होता क्या है, जो युवा कंद होता है तो बाकी जितनी उसकी आइज होंगी, जितनी आंखें होंगी, वहां वो युवा कंद उसको अंकुरित नहीं होने देता, ऊपर के सिरे से ही अंकुरित होता है। यदि बहुत सारे अंकुरण हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यह मध्यम आकार का बीज है, और अधिक ज्यादा हो रहे हैं तो समझिए बीज पुराना है।
तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम इस बात की सलाह देते हैं कि आप 4 या 5 सप्ताह पूर्व उस बीज को ला करके रखें और ये चेक कर लें कि वो आपका युवा बीज है या मध्यम बीज है या आपका पुराना बीज है। आइए किसान बंधु अब चर्चा करते हैं कि आलू के बीज का उपचार आपको कैसे करना है। तो आलू के बीज के उपचार का मतलब है आलू के बीज की धुलाई करना। उसके लिए आपको सबसे जो मुख्य बिंदु है, आप जैविक विधि के द्वारा आलू के बीज का उपचार करें। इसके लिए आपको कृषि रक्षा इकाई पर ट्राइकोडर्मा पाउडर उपलब्ध रहता है। 2 प्रजातियां हमारे कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, ट्राइकोडर्मा विरेडे और ट्राइकोडर्मा हार्जियनम। इसके 2% के घोल से आप आलू के बीज की धुलाई करें। धुलाई का मतलब यह है कि 5-7 मिनट आपको आलू के बीज को डुबो करके रखना है। इसके बाद उसको छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉमन स्कैब की समस्या पूरे जनपद में आ रही है या आलू में जो चेचक जिसको आप बोलते हैं, ये जो समस्या है इसका निदान तभी संभव है जब आप जैविक उपचार करें और ट्राइकोडर्मा पाउडर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी विधि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि आप 3% बोरिक एसिड का घोल बनाएं। 100 लीटर पानी के अंदर आपको 3 किलोग्राम बोरिक एसिड घोल लेना है और उसके द्वारा आपको आलू के बीज को 5 से 7 मिनट उसमें डुबो करके रखना है। उसके बाद आप उसको छाया में सुखा लें और आप उसका बुआई कर दें। 2 विधियां इतनी उत्तम विधियां हैं जिसके द्वारा आपकी राइजोक्टोनिया सोलोनेई जो ब्लैक स्कर्फ या जिसे आप चेचक बोलते पहले आ रहे थे, वो रोग तो रुकता ही है। दूसरा जो कॉमन स्कैब की समस्या है उसमें भी काफी समय तक राहत मिलती है। एक बात और मैं यहां आपसे करना चाहूंगा कि हमारा जो कॉमन स्कैब बीमारी है उसके नियंत्रण के लिए मैंने एक वीडियो, उसकी प्रबंधन के लिए एक वीडियो आपको दिया था। उस वीडियो को भी गौर से देखें और अगर आपने वो प्रबंधन नहीं किया है तो आप जो है बैसिलस सबटिलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से अगर आलू को उपचारित करेंगे तो निश्चित रूप से जो कॉमन स्कैब की समस्या है वो समाप्त हो सकती है। एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखें कि मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि जो हमारा आलू छटता है, जिस समय हमारा आलू बनता है, 1 से 1.5 इंच तक आलू का आकार जब तक नहीं बन जाता तब तक आपको खेत में नमी बनाए रखनी है। आलू फसल अपनी उथली फैली जड़ों के कारण पोषक तत्वों के प्रति अत्यधिक सहनशील होती है। आलू फसल के लिए मिट्टी की स्थिति, विशेष संवेदनशीलता, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में उच्च गुणवत्ता युक्त आलू फसल के लिए आज डीएपी, एनपीके और एसएसपी उर्वरक मात्रा पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसान बंधुओं, आपको आलू की उच्च उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खाद का प्रयोग करना है। यदि आपके खेत में मिट्टी हल्की है, जैविक खाद उपलब्ध नहीं है तो हरी खाद अवश्य बोएं। ये बात अच्छे से समझ लें। खेत में उर्वरकों का प्रयोग आलू प्रजाति, मिट्टी के प्रकार, उर्वरता, मौसम, फसल चक्र, खेत के प्रति आपूर्ति पर निर्भर है। अब बात करते हैं आलू फसल की सामान्यतः प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक खुराक की। आलू की फसल को सामान्यतः जो रिकमेंडेड हमारी डोज है न्यूट्रिएंट की प्रति किलोग्राम, उसमें नाइट्रोजन 200 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस 150 किलोग्राम, पोटास 200 किलोग्राम, सल्फर 25 किलोग्राम, जिंक 33% वाली 30 किलोग्राम और बोरोन 12 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। और इनकी पूर्ति के लिए किसान बंधुओं जो समस्या इस समय आ रही है डीएपी की उपलब्धता के ऊपर, उसमें हम लोग डीएपी, एनपीके और एसएसपी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि किसान बंधु अगर मान लीजिए एनपीके मिल रही है, उसमें भी 12, 32, 16 अगर उसको मिल रही है तो कितनी मात्रा उसको प्रयोग करनी है। तो सबसे पहले डीएपी की बात करें। यूरिया हमें चाहिए जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, लगभग 3.07 क्विंटल की आवश्यकता होगी, या हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि 6 से 7 बैग हमें प्रयोग करने चाहिए। डीएपी
कि जो रिकमेंडेड डोज है वो 3.26 क्विंटल है, यानी कि 6 बैग आपको प्रयोग करने हैं। एमओपी पोटास के लिए आपको एमओपी का प्रयोग करना है, वो 3.33 क्विंटल है, यानी कि आपको लगभग 6 बैग की आवश्यकता होगी। वहीं सल्फर 25 किलोग्राम है, सीधे सीधे आप प्रयोग कर सकते हैं। जिंक भी 30 किलोग्राम है और बोरॉन भी आपकी 12 किलोग्राम आपको यूज करनी है। लेकिन किसान बंधुओं, यदि ये जो हमारी सल्फर, जिंक और बोरॉन है इसकी मात्रा सेम रहेगी, लेकिन यदि आपको एनपीके की उपलब्धता हो रही है तो आपको 12-32-16 वाला अगर आप एनपीके प्रयोग कर रहे हैं तो आपको यूरिया लगाना पड़ेगा 3.15 क्विंटल, यानी कि 7 बैग आपको यूरिया की आवश्यकता होगी। जहां एनपीके की बात है 12-32-16 की, वो आपको लगाना है 4.69 क्विंटल, यानी कि 9 बैग आपको एनपीके 12-32-16 जरूरत पड़ेगी। बाकी एमओपी की जो मात्रा हमारी डीएपी के साथ में थी 3.33 क्विंटल, वो यहां घट करके 2.12 क्विंटल रह जाएगी, यानी कि 4 बैग आपको एमओपी की आवश्यकता होगी यदि आप एनपीके लगा रहे हैं। वहीं किसान बंधुओं, यदि आपको एसएसपी मिल रही है, जिसको आप सिंगल सुपर फॉस्फेट कहते हैं, तो आपको यूरिया लगाना पड़ेगा 4.35 क्विंटल, यानी कि 9 बैग आपको यूरिया लगाना पड़ेगा। और एसएसपी आपको लगाना पड़ेगा 9.38 क्विंटल, यानी कि 18 बैग आपको एसएसपी लगाना पड़ेगा। किसान बंधुओं, कोई भी फर्टिलाइजर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 15 से 20 टन सड़ी अच्छी प्रकार से गड्ढे में बनी हुई गोबर की खाद अवश्य डालनी है। साथ ही साथ मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि आपको हरी खाद का भी प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मैंने ढैंचा का वीडियो आपको दिया था। इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल करें। ये हमने एक आपको बता दिया कि अगर डीएपी मिले तो आपको कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, एनपीके मिल रहा है 12-32-16 तो कितनी आपको आवश्यकता होगी, और अगर एसएसपी मिल रही है तो कितनी आवश्यकता होगी। ये सभी उर्वरक बराबर मात्रा में, जो मात्रा मैंने आपको बताई है, आपकी फसल को एक उच्च गुणवत्ता वाली फसल और उच्च उत्पादन देने वाली फसल बनाएंगे। आलू की फसल में 20 से 40 दिन तक खरपतवार का नियंत्रण होना जरूरी है। आलू कंद जब आकार में बढ़ने शुरू होते हैं, खरपतवार पोषक तत्वों के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करके 30 से 60% तक उत्पादन में गिरावट ला सकते हैं। उचित खरपतवार नियंत्रण न हो पाने पर आलू की यांत्रिक खुदाई में भी मुश्किल होती है। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं हूं आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान। आइए इस वीडियो में आलू के बढ़िया उपज के लिए खरपतवार नियंत्रण शाकनाशियों के कुछ विकल्पों पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा खरपतवार नाशी है फ्लू-क्लोरालिन 45 EC। आलू में 1 वर्षीय चौड़ी पत्ती, घास कुल दोनों प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण करने वाला तरल प्री प्लांट, यानी कि बुआई से पूर्व लगाया जाने वाला खरपतवार नाशी है। सूर्य की रोशनी में ये नष्ट हो जाता है, इसलिए खेत तैयार करते समय 1 हेक्टेयर में इसकी 2.25 लीटर मात्रा का 300 से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। जड़ के द्वारा पूरे पौधे में फैल करके उसे समाप्त कर देता है। किसान बंधुओं, यदि आपकी आलू की बुआई हो चुकी है और अभी अंकुरण नहीं हुआ है तो आप पेंडामेथलिन 30 EC का प्रयोग कर सकते हैं, जो चयनात्मक प्री इमर्जेंट रसायन है, यानी कि अंकुरण से पहले आपको इसका छिड़काव करना है। लेकिन इसका प्रयोग आलू में बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व ही करना चाहिए। ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर एक परत बनाता है, कह सकते हैं कि मिट्टी को ढकने वाला एक खरपतवार नाशी है। और ये जो चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती के जो भी खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इसका छिड़काव कर लें तो आपका पैर उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। खेत में इसका प्रभाव भी 45 से 60 दिनों तक बना रहता है। इस शाकनाशी की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 300 से 400 लीटर पानी में घोल बना करके फ्लैट फैन या कट नोजल से छिड़काव करना है। किसान बंधुओं, ध्यान रखिए कि जहां भी खरपतवार नाशी का छिड़काव करना होता है
तो हमें फ्लैट पेन या कट नोजल का ही इस्तेमाल करना है। किसान बंधुओं, तीसरा जो खरपतवार नाशी रसायन है मेट्रिब्यूजिन 70% WP, इससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आलू 5 से 10% उग आया है और खेत में पर्याप्त नमी है, ध्यान रखिएगा किसान बंधु, खेत में पर्याप्त नमी है, तो यह चयनात्मक खरपतवार नाशी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आलू फसल के सभी 1 वर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन कुछ खरपतवार जैसे जंगली मटर या अकरी का जो प्रभावी नियंत्रण है वो ये नहीं कर पाता है। यदि ऐसी कोई समस्या है तो आपको किसी अन्य शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। इसकी 1 हेक्टेयर में 250 से 300 ग्राम मात्रा का 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाना है। लेकिन घोल बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पहले आपको इसका एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना करके 15 से 20 मिनट उसे छोड़ देना है। फिर उसको जो है आपको जो पानी जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है उसमें घोल देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस समय, चूंकि जब आप इसका छिड़काव करने जा रहे हैं उस समय आपकी आलू की फसल आ चुकी है खेत में, इसलिए हुड का प्रयोग करें। प्लास्टिक का हुड होता है उसका प्रयोग करें। किसान बंधुओं, जैसा मैंने आपको बताया कि मेट्रिब्यूजिन का प्रयोग करते समय यदि कुछ ऐसी समस्या है, कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनका नियंत्रण मैंने आपको पूर्व में बताया नहीं हो रहा है और आपकी फसल 5 से 10% उग चुकी है और खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो खरपतवार नाशी पैराक्वेट डाइक्लोराइड 24% SL का प्रयोग कर सकते हैं। यह तेजी से खरपतवारों को नष्ट करने वाला गैर चयनात्मक संपर्क खरपतवार नाशी है जो आलू के खेत में लगभग सभी घास और वार्षिक चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण करता है। इसकी आपको 1 से 1.5 लीटर मात्रा 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करना है। इसका प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो खरपतवार हैं वो अच्छी तरीके से भीग जाएं और अगर दोपहर के बाद आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम इसके आते हैं, क्योंकि आपकी इस समय फसल 5 से 10% उग चुकी है। इसलिए इसका प्रयोग करते समय आपको स्प्रेयर में हुड लगाना है, फ्लैट फैन कट नोजल का इस्तेमाल करना है और जहां तक संभव हो दवा का जो प्रयोग कर रहे हैं आप इसका, वो केवल नाली में होना चाहिए। ये जो 4 मैंने आपको खरपतवार नाशी बताए हैं किसान बंधुओं, ये आपकी आलू फसल को सुरक्षित रखेंगे और खुदाई के दौरान आने वाली जो समस्या है उसको भी रोकेंगे। साथ ही साथ जो आलू की फसल या उत्पादन में जो कमी आती है उसकी भी रोकथाम होगी। किसान बंधुओं, जनपद आगरा में लगभग 72,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हमारी आलू की फसल इस समय खड़ी है। मौसम को देखते हुए बहुत बड़ी समस्या भी सामने है, क्योंकि जैसे ही हमारा तापमान कम होता है, यानी कि अगर 6 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री के बीच में अगर तापमान आ जाता है तो पछेती झुलसा रोग पूरी ताकत के साथ में हमारी आलू की फसल में प्रवेश करता है। पिछले वीडियो में मैंने अगेती झुलसा रोग के बारे में आपको बताया था और उसका निदान बताया था, जिसका बहुत अच्छा किसानों को जानकारी मिली और किसानों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मुझे मिला। किसानों की काफी फसल में बचत भी हुई। लेकिन इस समय जो स्थिति बन रही है, मौसम खुल नहीं रहा है, धूप निकल नहीं रही है, तो ऐसे में हमारा जो आलू का पौधा बिल्कुल शांत मुद्रा में होता है, वो उसमें किसी तरीके का विकास नहीं होता है, पत्तियों के स्टोमेटा खुलते नहीं है, भोजन वो बनाता नहीं है जिससे आलू का आकार हमारा बढ़ना चाहिए, वो वहीं का वहीं रुका रहता है। और ऐसे में अगर कोई रोग, जिसे हम पछेती झुलसा रोग कहते हैं, हमारे आलू के खेत में अगर प्रवेश कर जाए तो बहुत भारी नुकसान तक की आपने देखा होगा 80 से 100% तक आलू की फसल हमारी प्रभावित होती है। पछेती झुलसा रोग का मुख्य कारक जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम की एक फफूंदी है और इतनी खतरनाक फफूंदी होती है कि अगर आपके खेत में किसी भी माध्यम से आ गई तो ये 24 से 48 घंटे में पूरे खेत को कवर भी कर सकती है, जिससे भारी नुकसान हमारे किसान बंधुओं को होता है। उसके पीछे कारण यह है कि अगर एक स्पॉट भी इसने अगर आपके आलू के पत्ते पर बना दिया तो 3 लाख तक स्पोर एक जगह बनते हैं, जो कि अगर बिखर जाएं या पूरे खेत में चले जाएं तो एक स्पोर ही काफी है आपके खेत को समाप्त करने के लिए। पछेती झुलसा रोग जो है हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम की फफूंदी के द्वारा होता है, जिसका जो फैलाव है, जो इसके स्पोर्स बनते हैं, वो दोनों तरीके से बनते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मेथड में उनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद में एक स्पॉट के ऊपर लगभग 3 लाख तक
अपने स्पोरेंजिया को बना देता है, जो कि हमारे खेत में फैल करके पूरी फसल को, यहां तक कि 100% फसल तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में अगेती झुलसा और पछेती झुलसा में केवल यही अंतर है कि जो हम लोगों ने अगेती झुलसा के अंदर जो दवा का प्रयोग किया था थायोफिनेट मिथाइल, उसको हमें रिप्लेस कर देना है। उसके स्थान पर हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मेटालेक्सल, चूंकि जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है ये ऊमाइसिटीज का मेंबर है, इसलिए इसके लिए जो मेटालेक्सल है हमारा अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक, वो बहुत अच्छा कार्य करता है। और मेटालेक्सल के कॉम्बिनेशन भी आते हैं, कहीं 4% मैंकोजेब के साथ में 64% मिला रहता है, या कहीं पे 8% रहता है, जिसमें साइमोक्सिनिल वगैरह को 8% रखा गया है। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा में केवल ये अंतर करना है आपको दवा के छिड़काव में, जो अंतःप्रवाही हमने थायोफिनेट मिथाइल लिया था उसके स्थान पर हम लोगों को या तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं, या मेटालेक्सल ले सकते हैं, या साइमोक्सिनिल ले सकते हैं। इनकी मात्रा आपको वही 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी है। और इस दवा का कॉम्बिनेशन भी बाजार में उपलब्ध है, यानी कि मैंकोजेब के साथ में मेटालेक्सल भी आता है, मैंकोजेब के साथ में साइमोक्सिनिल भी आता है, तो आप कॉम्बिनेशन वाली दवा लेकर के भी छिड़काव कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मौसम अगर खुल जाता है तो इनका जो परिणाम है दवाओं का बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर मौसम नहीं खुल रहा है और आपके जो खेत है उसमें आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, पत्ते जल रहे हैं, पत्तों के ऊपर स्पॉट आ रहे हैं, या पौधा पूरी तरह से झुलस रहा है, तो आप एक स्प्रे तत्काल कर दें ताकि आपकी फसल की बचत हो। किसान बंधुओं, आज मैं आलू उत्पादक कृषकों की ज्वलन समस्या, एक ऐसे रोग की चर्चा करने वाला हूं जो साल दर साल हमारी आलू फसल को बार बार संक्रमित करने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है। आलू का यह दोष आलू को बदसूरत, पपड़ीदार घाव का कारण बनता है, जिससे आलू कंद की उपज और गुणवत्ता दोनों ही उपभोक्ताओं के लिए अवांछनीय हो जाती है। मुझे हर साल इस रोग को नियंत्रित करने के लिए अनेकों किसानों द्वारा जानकारी मांगी जाती रही है। किसान बंधुओं, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे रोग की जिसे आप अपनी भाषा में चेचक रोग कहते हैं, जबकि वो है हमारा आलू का पपड़ी रोग या कॉमन स्कैब। किसान बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस रोग के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे भविष्य में कॉमन स्कैब जैसे घातक रोग का बेहतर प्रबंधन करने में आप सफल होंगे और उत्तम गुणवत्ता का आलू उत्पादन ले पाएंगे। किसान बंधुओं, कॉमन स्कैब रोग का मुख्य कारक है एक कोशीय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक स्ट्रेप्टोमाइसीस स्कैबीज। इस स्ट्रेप्टोमाइसीस की अनेकों प्रजातियां हैं, जिसमें लगभग 500 प्रजातियां ज्ञात हैं। यह वही वंश है जो हमें 2/3 जीवन रक्षक एंटीबायोटिक देता है। इसी वंश का मिट्टी में पैदा होने वाला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसीस स्कैबीज हमारी आलू की फसल पर पहुंचकर उसको दागदार बना रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ इसकी कुछ अन्य प्रजातियां भी हमारे आलू को दागदार बनाती हैं, उसको बदसूरत बनाती हैं, पपड़ीदार बनाती हैं और घाव बनाकर भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। किसान बंधुओं, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो रोग है, जब ये संक्रमण करता है तो पौधों के ऊपरी भाग जैसे पत्तियां हुई, डंठल हुई, उस पे इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। किसान बंधु इसको समझ नहीं पाता है, अतः रोग का समय पे पहचान पाना असंभव हो जाता है। लेकिन आलू कंद को जब मिट्टी से निकाला जाता है तो हमें पता चलती है कि वो धब्बेदार है। आलू कंद की गुणवत्ता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। संक्रमण आलू की सतह पर छोटे भूरे उभरे हुए धब्बे के रूप में विकसित होता है। बाद में धब्बे आमतौर पर आपस में जुड़कर बड़ा धब्बा बना लेते हैं और यहाँ तक कि 3 से 4 मिलीमीटर गहराई तक ये धसे हुए होते हैं। कभी कभी कंद की सतह को छू करके देखने पे आर्क से ढके हल्के उभार के रूप में भी दिखाई देते हैं। असल में स्ट्रेप्टोमाइसीस जो बीजाणु है, ये मिट्टी, पानी, हवा में उड़ने वाली धूल और संक्रमित आलू के बीज कंदों से हमारे खेत में आ जाता है। यह जीवाणु कंदों के घाव या रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करता है और भारी नुकसान पहुंचाता है। प्रवेश करने के बाद में स्ट्रेप्टोमाइसीस स्कैबीज थैक्सटोमिन नाम का एक फाइटोटॉक्सिन, एक विष उत्पन्न करता है, एक जहर उत्पन्न करता है, जो कोशिकाओं की दीवारों को तोड़ता है और तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं में प्रवेश करके आलू की कोशिकाओं को खत्म करके वहां पे कॉर्क विकसित कर देता है। किसान भाइयों, आप जानते होंगे कॉर्क किस तरीके का होता है और पपड़ीदार घाव बना देता है। आइए बात करते हैं किसान बंधुओं कॉमन स्कैब की प्रबंधन की। हम लोग क्या करें ऐसा जिससे हमारे खेत में इस प्रकार का रोग ना आए। वैसे किसान भाइयों, इसकी कोई रासायनिक विधि अभी तक ज्ञात नहीं है, पूरे विश्व में ही ज्ञात नहीं है, लेकिन हम आलू के कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करके
कुछ ऐसा प्रबंधन करके जो हमारे आलू को नुकसान हो रहा है उससे हम बचत कर सकते हैं। पहली बात यह है कि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज है ये एक सैप्रोफाइट बैक्टीरिया है। एक ऐसा जीव है जो अपना खाना पानी सारा भोजन जो है मरे हुए या सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से लेता है जो हमारे खेत में मौजूद रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खेत में आलू फसल नहीं है तो भी ये जो उत्पन्न हमारा कार्बनिक पदार्थ है उस पर जीवित रह सकता है। इसलिए किसान बंधुओं, आप अपने खेतों को साफ सुथरा रखें और खेत में फसल अवशेष प्रबंधन करें। दूसरी बात यह है किसान बंधुओं, ये बैक्टीरिया हमारे खेत की मिट्टी का पीएच यदि 6 या 7.5 है या इससे भी अधिक 8 या 8.5 तक है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज प्रजातियों के लिए आलू को नुकसान पहुंचाने के लिए ये हमारा जो पीएच है वो अनुकूल है। इसलिए मिट्टी की जांच कराएं, खेत की मिट्टी के पीएच स्तर को नियंत्रित रखें, उसे अम्लीय बनाए रखें। ऐसे उर्वरक जैसे कैल्शियम और पोटेशियम नाइट्रेट या ताजा गोबर की खाद के उपयोग से बचें जो मिट्टी का पीएच बढ़ा सकते हैं। तो इसके बहुत से तरीके हैं जिसमें सबसे आसान है आप हरी खाद का उपयोग करें। हम लोग हमेशा आपको बताते रहते हैं किसान बंधु, आप किसी अनाज, जई या बाजरा या आलू की फसल के साथ में फसल चक्र भी अपना सकते हैं। तीसरा बिंदु ये है किसान बंधुओं कि मौसम का तापमान, यदि आलू कंद की शुरुआत में, जो मैंने कई वीडियो में बताया कि आलू जब छटता है या विकसित हो रहा होता है और तापमान 20 से 23 डिग्री के बीच आ गया तो बैक्टीरिया युवा कंदों में त्वचा के माध्यम से आसानी से घुस जाता है और आलू की त्वचा पे घाव बना देता है। और जैसे जैसे हमारे कंद का आकार बढ़ता जाता है घाव भी फैलते जाते हैं और इन्हीं घाव में किसान बंधु बैक्टीरिया के बीजाणु पैदा होते हैं जो अन्य कंदों को में भी संक्रमण फैला देते हैं। इस दौरान अगर हमारी खेत में मिट्टी जो है वो शुष्क हो जाए या नमी सही नहीं हो तो आप मान लीजिए कि ये संक्रमण ज़्यादा फैलेगा। तो आलू को पर्याप्त रूप से पानी देना सुनिश्चित करें, खास करके जब नए कंद बन रहे हों। अगर हमारा आलू जो है किसान बंधु 1 से 1.5 इंच आकार का हो जाता है या परिपक्व हो जाता है, इस रोग जनक के लिए अति संवेदनशीलता उसकी खत्म हो जाती है, यानी कि फिर आपके आलू में किसी प्रकार के जो संक्रमण है उसकी संभावना नहीं रहेगी। चौथा बिंदु यह है किसान बंधुओं कि हमें अपनी आलू फसल हेतु चयनित खेत में स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज के प्रति अति संवेदनशील फसलें जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, शलजम का रोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग जनक की आबादी बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है। साथ साथ फसल चक्र में आलू के साथ मक्का लगाएं, मटर लगाएं या फलीदार फसलों की आप अगर उपयोग करते हैं तो ये फसलें जो है संवेदनशील नहीं होती हैं और आपके आलू की फसल है उसमें रोग नहीं पहुंचेगा। पांचवा बिंदु ये है कि इस रोग के प्रबंधन में बीज उपचार एक उत्तम प्रक्रिया है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में इस रोग के पैदा करने वाले स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज के खिलाफ विभिन्न रसायनों का और बायो कंट्रोल का एक शोध कार्य हुआ जिसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट का मूल्यांकन किया और ये पाया कि ये जो तत्व हैं ये हमारा इस रोग को रोकने में प्रभावी हैं। ये शोध कार्य हमारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। यह भी देखा गया है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का 0.2% का घोल बना करके हम स्कैब रोग के आलू को उपचारित करें या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm जो पीला पाउच हम लोग बताते हैं उसका 100 ppm का सॉल्यूशन बना करके अगर बीज उपचार करें तो इस रोग का अच्छा नियंत्रण होता है। लेकिन ये शोध कार्य है किसान बंधुओं, धन्यवाद है उन वैज्ञानिकों के लिए जो इतना बढ़िया शोध कार्य कर रहे हैं और इस रोग से हमारे बचाने के लिए, हमारे किसान बंधुओं को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। किसान बंधुओं, मैं आज आलू के आकार को कैसे बढ़ाएं उस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको आलू में झुलसा रोग के प्रकोप के बारे में जानकारी दी थी और उसका निदान बताया था। किसान बंधुओं, हम अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जो आलू की फसल है वो हमारी बहुत ज़्यादा लागत वाली फसल है। हमारे किसान बंधुओं की बहुत लागत उसमें लगती है। सबसे पहली बात तो ये है कि भविष्य में जब भी आप आलू की खेती करना चाह रहे हो या आलू की खेती करने जा रहे हो तो मृदा की जांच अवश्य करा लें, ताकि हमें अपने मिट्टी के अंदर ये पता चल सके कि हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की क्या स्थिति है, क्योंकि ये तीनों ही तत्व जो है बहुत जरूरी होते हैं आलू की फसल के लिए। दो अवस्थाएं आलू की फसल में प्रमुख रूप से होती हैं, एक तो आलू का छटना और दूसरा आलू का भराव यानी कि आकार बढ़ना, ताकि उसकी बाजार वैल्यू आपको मिल सके और उत्पादन भी उसी आकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर बड़े आकार का आलू आपका निकलेगा तो उत्पादन भी आपका बहुत ज्यादा होगा। तो पहली बात जो है कि आलू का बनना, आलू बनने के लिए जो तत्व है वो फास्फोरस
की आवश्यकता होती है। फास्फोरस हमारा आलू इनिशिएशन के समय अगर 15 mm का आलू का आकार आपका छट जाता है तो वो आलू आपका आगे चलेगा, यानी कि एक पौधे में 15 mm के हमारे 20 आलू छटे तो वो आगे चलेंगे, अन्यथा वो सुकड़ जाएंगे या वो नष्ट हो जाएंगे, वो आगे बनेंगे नहीं। दूसरा, जब आलू का इनिशिएशन हो गया तो फिर आलू का आकार हमारा बढ़ना है। तो इनिशिएशन के लिए सबसे पहले जो फास्फोरस है वो अगर सही मात्रा में उपलब्ध है पौधे में तो अच्छे आलू के नंबर्स बनेंगे आपके, यानी कि अच्छे आलू आपके संख्या में बनेंगे। और ये भी माना जाता है कि 15 से 45 दिन में हमारे खेत में उपस्थित 50% फास्फोरस को लेकर के आलू का इनिशिएशन हो जाता है, आलू छट जाता है। और इसमें यह भी निर्भर रहेगा कि हमारा जो फास्फोरस तत्व है वो जड़ के पास रहे, तब आलू का जो नंबर्स हैं वो ज्यादा बनते हैं। दूसरी बात है कि आलू का भराव कैसे हो, आलू हमारा आकार में कैसे बढ़े। यहाँ दो तत्व हमारे प्रमुख रूप से आ जाते हैं, नाइट्रोजन और पोटास। अगर हमारी नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा खेत में अच्छी होगी तो आलू का भराव भी उतना अच्छा होगा। सबसे पहले जैसे झुलसा रोग आया तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी पत्तियां हैं वो हरी बनी रहें, और वो संभव नहीं होता है अगर रोग का प्रकोप होता है। तो वो पिछले वीडियो में आपने उसकी बचत करी। और इसमें मुख्य महत्व जो होता है वो होता है पत्ती का हरापन, यानी कि पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा। अगर पत्ती हमारी हरे रंग की होगी तो उसकी क्लोरोफिल की मात्रा भी अधिक होगी। और क्लोरोफिल के लिए दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। जनपद आगरा में मैग्नीशियम की मात्रा की स्थिति बहुत अच्छी है, जबकि हमारा जो नाइट्रोजन है वो हमें ऊपर से प्रयोग करना होता है या हमें मिट्टी में डालना होता है। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण पौधा करता है, जो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को लेकर के ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। यही ग्लूकोज हमारा स्टार्च में परिवर्तित होकर के हमारे जो आकार है आलू के आकार को उसको बढ़ाता है, और उसके लिए माध्यम होता है फ्लोएम। पौधे के अंदर जो फ्लोएम नलियां होती हैं उनके माध्यम से पत्तियों से बनाया गया ग्लूकोज स्टार्च की चेन में बन करके फ्लोएम के माध्यम से आलू के अंदर वितरण होता है। और जब ये वितरण होता है इसके लिए लगती है ऊर्जा और लगता है पोटास। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पोटास की पूर्ति हमें इस अवस्था में करनी चाहिए अगर हमें अपने आलू के आकार को बढ़ाना है। उसके मार्केट वैल्यू है, जो हमारा बाजार में जो आकार है जो बिकता है, उसके हिसाब से हमें उसके आकार को बढ़ाना है। और आकार तभी बढ़ेगा जब हमारी पोटास की पूर्ति होगी। इसलिए किसान बंधुओं, सबसे अधिक आपको पोटास की पूर्ति के लिए 0050 का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके उसको आपको छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरी बात आती है किसान बंधुओं की, अगर और फर्टिलाइजर हमें प्रयोग करना है तो कैल्शियम नाइट्रेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट भी आलू के आकार को बढ़ाता है। इसकी जो मात्रा है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है, जिसको हम बखेर करके देंगे। वहीं हमारा एक और तत्व है बोरॉन। आज एक किसान बंधु के द्वारा फोन से पूछा गया कि साहब 20% में बोरॉन मिल रहा है, उसका छिड़काव होना है, तो निश्चित रूप से आप उसका छिड़काव करें। 20% का अगर बोरॉन आपको मिल रहा है तो आप उसकी 250 से 300 ग्राम मात्रा का 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर 20% नहीं मिल रहा है तो जो बोरॉन बाजार में उपलब्ध है, जो सामान्य बोरॉन के रूप में हमारा उपलब्ध होता है प्योर वाला, वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको प्रयोग करना है बखेर करके। और इससे आलू की चमक बनेगी, आलू का आकार भी बढ़ेगा। यदि आपको आलू का आकार बढ़ाना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो बहुत सारे हैं हमारे, जिसमें जिब्रेलिक, आप सभी जानते हैं, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1% वाले का 2 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके। और भी कई सारे केमिकल्स उपलब्ध हैं। पैक्लोब्यूट्राजोल, ये 2 मात्राओं में उपलब्ध होता है, 23% एसजी में सोलेबल कंसंट्रेशन में और 40% में। अगर आपको 23% वाला मिल रहा है तो आप उसकी 50 से 60 ml मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको 40% वाला उपलब्ध हो रहा है तो आप उसकी 30 ml मात्रा को प्रति एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आपके खेत में झुलसा का प्रकोप हुआ है, पत्तियों के ऊपर आप मेरे द्वारा पिछले वीडियो में बताई गई दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं और उसी के साथ आप किसी पीजीआर का प्रयोग करना चाहते हैं, किसान बंधुओं, वो पीजीआर है मैपी क्वेट क्लोराइड 5%। उसको आप 500 ml प्रति एकड़ उन्हीं दवाओं के साथ मिला करके भी डाल सकते हैं।
किसान बंधुओं, गत 2 दिवस से जनपद में असामयिक वर्षा हो रही है। जिस समय हमारे आलू की खुदाई होनी चाहिए थी, उस समय ये वर्षा हमारे आलू उत्पादन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाली है। जनपद में आलू की बुआई से लेकर के और अब तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जबकि हमारी आलू की ये फसल भारी समस्याओं से न जूझी हो। कभी आकार छोटा रह गया है, कभी इसके साथ में झुलसा रोग आ गया, और आज जब खुदाई की स्थिति बनी है तो वर्षा शुरुआत हो गई। किसान बंधुओं, आलू की कंद की खुदाई पे वर्षा होने पर अवायवीय एनारोबिक स्थितियां पैदा हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जल भराव होने पर अगर हमारे खेत में पानी भर गया तो आलू कंद पर जीवाणु, नरम सड़ांध रोग, रिसाव या गुलाबी सड़ांध जैसे रोग उसको संक्रमित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे आलू के सांस लेने वाले छिद्र होते हैं, जिनको हम लोग वातरंध्र या लेंटिसेल कहते हैं, वो भी खुल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हार्ट रोग हमारे आलू में आ जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आलू को काट करके देखा जाए तो वो अंदर से काला निकलता है। असल में किसान बंधुओं, जो ब्लैक हार्ट है ये आलू का एक विकार है, जो खेत में पानी भरने पर या पानी खड़ा रहने पर अगर कंद को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर ब्लैक हार्ट या कालापन विकसित हो जाता है। हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है, और ऐसी स्थिति में ब्लैक हार्ट की संभावना बहुत अधिक बनती है। परिस्थितियां पूरी तरीके से ब्लैक हार्ट विकार के प्रति अनुकूल होती हैं। तो किसान बंधुओं, इसमें होता क्या है कि जो ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है तो कंद की जो कोशिकाएं हैं वो अंदर से मर जाती हैं, और काटने पर वो क्षेत्र मरा हुआ दिखाई देगा। और इस समय अगर आलू को अगर आप खुदाई करेंगे, ऐसे आलू को जिसमें ब्लैक हार्ट रोग है, तो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य आलू होगा, लेकिन काटने पर उसमें कालापन दिखाई देगा। इससे ग्रेडिंग में भी बहुत समस्या आती हैं। दूसरी जो हमारा विकार है, अगर वर्षा ऐसे ही होती रही और खेत में पानी भरा रहा तो एक अन्य विकार होता है किसान बंधु, जो वातरंध्र या लेंटिसेल का बढ़ना है। यानी कि वातरंध्र कंद के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन जो है वो कंद में प्रवेश करती है, या कहा जा सकता है कि जो आलू हमारा सांस लेता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा लेता है। जहां मिट्टी में अत्यधिक नमी होती है वहां पर इन वातरंध्रों की इनकी जो संख्या है वो ज्यादा होती है। अगर खेत में पानी भरा रहा तो क्या होगा कि उस जगह पे वातरंध्र ज्यादा बनेंगे और कोशिकाओं में विभाजन होगा, जिसकी वजह से कोशिकाएं फैलती हैं। वातरंध्र का जो छिद्र होता है वो बड़ा हो जाता है, जिससे बहुत सारे संक्रमण जो है उससे प्रवेश करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है वातरंध्र उस स्थान पे से उठ भी जाता है, जिसकी वजह से एक प्रभामंडल या एक उभार बन जाता है उसके ऊपर। इसको हैलो डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये उभरे हुए जो भाग होते हैं, जिस समय हम भंडारण कर रहे हो, जब बोरों में भर रहे हो, तो छिलने से आलू कंद के ऊपर चोट लग जाती है, जिससे संक्रमण बहुत तेजी के साथ में प्रवेश कर सकता है। तो किसान बंधु, ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए आप अपने खेतों में जल को खड़ा ना होने दें। अगर वर्षा का जल भरा रहेगा तो समस्या होगी, इसलिए प्रयास ये करें कि उसकी निकासी कर दें। और इसके साथ साथ एक समस्या और आती है किसान बंधुओं की, जो हमारा आलू बीज है वो भी कमजोर रह जाता है। अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो कमजोर रह जाएगा। तो ये प्रयास करें कि खेत के पानी को आप निकाल सकें। दूसरा आपको ये करना है कि जिस समय आप आलू की खुदाई करें तो उसको भली प्रकार से, जैसे कई पिछले वीडियो में मैंने बताया है, कि उसको बढ़िया ढंग से आप सुखा करके ही बोरों में भर के भंडारित करें। किसान बंधुओं, आलू की हमारी जो फसल है वो लगभग 90 से 100 दिन पूरे करके पकाव या कहा जा सकता है खुदाई की ओर पहुंच रही है। इस समय बहुत से कारक ऐसे हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। आज यह वीडियो आपकी भाषा में इन्हीं बिंदुओं पर आधारित रहने वाला है। आइए चर्चा करते हैं। किसान बंधुओं, हम जानते हैं कि खेत की जो हमारी असमान मिट्टी है, रोगों का भारी प्रकोप, मौसम के उतार चढ़ाव के कारण हमारे आलू के कंद एक साथ तैयार नहीं होते। आलू की खुदाई पूर्ण होने तक हमें कई ऐसी तकनीकी बिंदुओं से गुजरना होता है जिससे आलू को एक लंबे समय तक भंडारित किया जा सके, और इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम बात करने वाले हैं। किसान बंधु, खेत में देखें, यदि आलू फसल की बेलें पीले रंग की हो रही हैं
यह आलू फसल की परिपक्वता का संकेत है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, कुछ आलू कंद को मिट्टी से निकालकर उंगलियों से हल्के से रगड़ें। यदि कंद की त्वचा स्थिर है, त्वचा हट नहीं रही है, तो यह भी फसल की परिपक्वता का उत्तम संकेत है। किसान बंधु, अब हमारा काम है कि कंद की त्वचा को और अच्छा विकसित करें। इसके लिए खेत में पानी लगाना बंद कर दें। कुछ किसान बंधुओं ने बंद भी कर दिया है, जैसा फोन पे उन लोगों से मेरी चर्चा हुई। और जब आपको आलू कंद की खुदाई करनी हो तो 2 या 3 सप्ताह पहले आपको उसकी हल्म या सामान्य भाषा में जिसे हम आल कहते हैं हटाना होगा। ये प्रक्रिया डी हाल्मिंग कहलाती है। इसमें एक तो कंद की त्वचा कठोर होगी, खुदाई के दौरान कंद को चोट कम लगेगी और उसमें जो घुसकर भंडारण के दौरान नरम सड़ान बैक्टीरिया, सॉफ्ट रॉट डिजीज या शुष्क सड़ान जो फ्यूजेरियम ड्राई रॉट रोग होता है उसका संक्रमण रुकेगा। हमारे कंद की आलू की शर्करा, फिनॉल सामग्री, शुष्क पदार्थ और बहुत सारे जो औद्योगिक स्तर पे हमें जो प्रक्रिया चाहिए अपने आलू में वो उसमें बनी रहेगी। कभी कभी किसान बंधु डी हाल्मिंग हम तब भी कर देते हैं जब बाजार की मांग के अनुरूप हमारा पसंदीदा आकार मिल जाता है। किसान बंधु, यदि खेत में पछेती झुलसा का भारी प्रकोप हुआ है, जैसा कि इस बार देखने को मिला, तो कंदीय झुलसा रोग से बचने के लिए कंद की जल्दी भी खुदाई की जा सकती है। अगला पॉइंट है किसान बंधु, यह भी ध्यान रखें, यदि बहुत जल्दी हम आल की कटाई कर देते हैं तो कभी कभी कंद भी कच्चे रह सकते हैं, जिससे कंद की पत्तियों का जो विकास है वो उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है या उस पर दाग पड़ जाते हैं। कंद की त्वचा पतली भी रह सकती है या खराब विकसित होगी, जिससे आसानी से खुदाई के समय आपका आलू चोटिल हो जाएगा, जिसके कारण कवक और बैक्टीरिया उसको संक्रमित कर सकते हैं। हाँ, यदि आलू के पौधे स्वस्थ हैं तो देर से कटाई करना फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें जो स्टार्च है, जैसे मैंने पिछली वाले वीडियो में आपको बताया, उसकी मात्रा अधिक होगी, जिससे उसका जो स्वाद है आलू का वो विकसित होगा और जो बेकिंग गुण है वो भी बेहतर होगा। और इन आलू कंद की भंडारण क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, यह भी ध्यान रखें कि जब कंद परिपक्व हो जाते हैं तो कटाई में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी अगर आलू कंद हमारा आल हटाने के बाद में खेत में रखा हुआ है, खेत में हमने खुदाई नहीं करी है, तो वायरवर्म, मिलीपेड या राइजोक्टोनिया रोग भी हमारी कंद की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको डी हाल्मिंग या आल कैसे हटानी है। किसान बंधुओं, डी हाल्मिंग की 2 विधियां हैं। एक तो यांत्रिक विधि है कि किसी धारदार हंसिए से आल की कटाई करके उसे हटा दें। इसमें समय के साथ साथ धनराशि का व्यय भी अधिक होता है। इसी प्रकार आल को मैनुअल पुलिंग या खींच करके भी हटा सकते हैं, लेकिन इसमें आलू कंद बाहर आकर के सूर्य की रोशनी में हरे हो जाते हैं। अब बाजार में किसान बंधुओं हल्म टॉपर या डी हाल्मिंग मशीनें भी उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग आप उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कहीं उपलब्ध है तो आप उसका प्रयोग करें। और दूसरी जो सबसे आसान विधि है किसान बंधु, वो होती है रासायनिक विधि। इस विधि में रसायन का छिड़काव करके आल को जला दिया जाता है। इसमें बहुत सारी रसायन उपलब्ध है, लेकिन मुख्यतः जो आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध रहेगा वो है पैराक्वाइड डाइक्लोराइड 24% SL का 1 लीटर प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से हफ्ते 10 दिन में जो आपकी आल है वो नष्ट हो जाएगी। इस विधि के उपयोग से खुदाई के दौरान अड़चन पैदा करने वाले खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि से 2 लाभ आप लोगों को होते हैं। किसान बंधु, आइए अब बात करते हैं कि आपको अपने आलू की खुदाई कैसे करनी है। तो आलू की जो खुदाई है किसान बंधु, वो मिट्टी से आलू के कंदों को अलग करने, इकट्ठा करने की एक जटिल प्रक्रिया है और पूरी दुनिया में इसका अलग अलग समाधान खोज रखा है। यानी कि हर जगह जहां जाएंगे वो अपना अलग सिस्टम है उनका। तो आलू की खुदाई में मिट्टी की नमी, खुदाई की तकनीक या जो हार्वेस्टर या डिगर आलू खुदाई वाली जो मशीन, उसका चयन ही मुख्य भूमिका निभाता है। उपलब्धता के आधार पर ट्रैक्टर से चलने वाले सिंगल बेड आलू हार्वेस्टर का आप उपयोग करके आलू की खुदाई कर सकते हैं। ट्रैक्टर चालित खुदाई यंत्र तेज व किफायती होते हैं और कंद को कम नुकसान पहुंचाते हैं। ये कंपन छलनी, जैसा आपने जाल सा देखा होगा, छलनी की मदद से कंद को मिट्टी से भी अलग कर देते हैं। इसमें पारंपरिक खुदाई विधि की तुलना में कम श्रम व समय लगता है। इसके बाद जो डग आउट कंद, जो मिट्टी के बाहर जो बिछाता हुआ चलता है, जिन्हें हाथ से आसानी से उठाया जा सकता है, वैसे कंद की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कंद का मूल्यांकन
करके आलू हार्वेस्टर की सेटिंग की आपको जांच करते रहना चाहिए, कहीं आलू कट तो नहीं रहा है। और आईसीआर के जो सीपीआरआई सेंटर है उसके द्वारा भी 2 पंक्ति वाला आलू कंबाइन हार्वेस्टर भी विकसित किया गया है। किसान बंधुओं, मिट्टी में लगे कंदों को कुछ समय के लिए खेत में ही छोड़ दें। कंद पर लगी मिट्टी कंद के सड़ने का कारण बनती है। हाँ, खेत में खुदाई व कटाई के दौरान कंदों को अधिक गर्म, जो मान लीजिए मौसम उस समय गर्म है तो अधिक गर्म करने से हमें हमेशा बचना है। अन्यथा भंडारण के दौरान जो हमारा आलू है वो आपने देखा होगा जब काटने पे काला अंदर से निकलता है, उसको हम ब्लैक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ब्लैक हार्ट जो गुण है वो भी उसमें दिखाई देता है। और स्वस्थ आलू कंद को क्षतिग्रस्त आलू कंद से अलग कर लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखें किसान बंधुओं, कभी कभी आपने देखा होगा खेत में जब लेबर काम कर रही होती है तो वो आलू को एक स्थान पर बैठ के ढेर की तरफ फेंकती रहती है। ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि खेत में अगर आप फेंकेंगे तो आलू हमारा चोटिल हो जाएगा। और खेत की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा भी देखने में आता है कि हम जितने हमारे आलू खराब हैं उनको खेत में ही छोड़ देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। इसी प्रकार अगला जो हमारा बिंदु है किसान बंधु, ताजे खोदे गए कंदों को छाया के नीचे ठंडे स्थान में 1.5 मीटर ऊंचाई और 3.5 मीटर चौड़े ढेर में 10 से 15 दिन के लिए रख देते हैं। लेकिन मेरी अभी कुछ किसान बंधुओं से बात हुई तो उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ जनपद आगरा में किसान जब आल की कटाई कर लेता है तो कुछ समय के लिए थोड़ा समय बढ़ा देता है, ताकि जो आलू कंद की त्वचा है वो जमीन में ही विकसित होने देता है और सीधे खुदाई के बाद में सीधे बोरों में पैक करके कोल्ड पर भेज देता है। लेकिन अगर आप ढेर लगा करके रखते हैं तो इससे कंद की त्वचा की जो हमारी भाषा में कहते हैं करिंग, यानी कि परिपक्व हो जाती है। और जब अच्छी त्वचा हो जाएगी तो सीधी जो हमारा जो त्वचा अच्छी हो जाएगी तो उसके ऊपर कोई चोट नहीं रहेगी, तो जो संक्रमण मैंने आपको पूर्व में बताया वो नहीं होगा। और सीधी धूप से बचाने के लिए मैंने कहा छाया में ढेर लगाने। यदि सीधी धूप से बचाने के लिए ढेरों को आप धान या गेहूं की पुआल से भी ढक सकते हैं और एक तरपाल की भी व्यवस्था आपको रखनी चाहिए, क्योंकि मौसम का जो परिवर्तन बार बार आ रहा है और बार बार जो समस्याएं आ रही हैं उसकी वजह से आप मान लीजिए कोई बारिश वगैरह की ऐसी बात हो तो आप उसको ढक करके रख सकते हैं। यहाँ हम अपना इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। किसान बंधुओं, भंडारण के लिए एक दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे, लेकिन आप सावधानी रखनी है कि किसी प्रकार की दबाव, कोई चोट, खुदाई, भंडारण, छटाई और लोडिंग के समय या पैकिंग में, परिवहन आदि में किसी भी अवस्था में कंद पे नहीं लगनी चाहिए। अगर चोट लगेगी तो ये हमारे आलू के संक्रमण का प्रवेश द्वार बनेंगे। दूसरा, साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है किसान बंधुओं, जब हम आलू का भंडारण बीज के लिए करते हैं तो उस समय हमें अपने बीज को उपचारित करना है। किसान बंधुओं, हमारी लगभग 90% आलू फसल की खुदाई फरवरी-मार्च में पूरी हो जाएगी। और जैसा आपने देखा है कि मौसम का तापमान भी मार्च के अंत तक काफी बढ़ चुका होता है और उच्च तापमान कंदों में भंडारण और स्वयं आयु या जो सेल्फ लाइफ होती है आलू की, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कंद गूदे का तापमान 18 डिग्री या मिट्टी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर आलू में सूक्ष्मजीवी सड़न का खतरा बढ़ सकता है। और तापमान यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो कंद पे धब्बे भी पड़ सकते हैं। और कंद की डोरमेंसी, जिसको निष्क्रियता कहते हैं, वो भी समाप्त होने पर वह अंकुरित हो सकता है। इसलिए किसान बंधु, आलू का कोल्ड स्टोरेज में भंडारण जरूरी है, जो 6-7 माह की प्रक्रिया है। लेकिन बीज आलू का तो हर हाल में सुरक्षित कोल्ड भंडारण आपको करना ही होता है। पूर्व के वीडियो में भंडारण कारक जैसे कंद की परिपक्वता, खुदाई के दौरान रखरखाव, त्वचा का परिपक्वन, कंद स्वास्थ्य, विविधता आदि पर आपसे विस्तृत चर्चा हो चुकी है, जिसका लाभ आपको अवश्य ही मिला होगा। आइए अब आलू कंद के बीज व सामान्य आलू भंडारण के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। आपने कंद त्वचा परिपक्वन के बाद में जो प्रक्रिया करनी है उसके लिए पहला बिंदु है किसान बंधुओं, ग्रेडिंग और छटाई का कार्य। किसान बंधुओं, भंडारण में ग्रेडेड छठे ढंग से पैक आलू को रखने या बिक्री करने पर बाजार भाव अच्छा मिलता है। इस कार्य को
हाथ से लेबर द्वारा छटाई करके या जिसे मैनुअल ग्रेडिंग कहते हैं कराने पर एक तो सामान्य छटाई नहीं होती, दूसरा इसमें मानव श्रम, समय और आपका पैसा भी अधिक खर्च होगा। आज बाजार में आलू कंद की छटाई के लिए गोल या चौकोर छिद्र वाले रबर बेल्ट युक्त हाथ से और बिजली से चलने वाले दोनों तरह के ग्रेडर उपलब्ध हैं, जिनका आप उपलब्धता के आधार पर उपयोग कर सकते हैं। ग्रेडर से आलू की छटाई में श्रम व व्यय बहुत कम तो लगता ही है, साथ ही उत्तम छटाई होती है और साथ के साथ विभिन्न बोरों में विभिन्न आकार के आलू की पैकेजिंग भी होती चलती है। किसान बंधुओं, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बीजोपचार। आलू बीज की सीमित उपलब्धता के कारण अधिकतर हमारे किसान बंधु अपनी पिछली फसल का ही आलू कंद अपनी अगली फसल में बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि आपका खुदाई किया गया कंद बीज है तो पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए रोग, शुष्क सड़न से बचाव हेतु भंडारण से पूर्व कंदों को उपचारित करके रखें। ऐसा करने से कंद पर लगी मिट्टी में मौजूद फफूंदी बैक्टीरिया जनित रोगों का नियंत्रण होगा ही, और जो हमारे जनपद की बहुत बड़ी समस्या कॉमन स्कैब के रूप में है, उस जैसे हानिकारक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज की संख्या भी घटेगी। इसलिए बीज कंद को 3% बोरिक एसिड के घोल में 15 मिनट सुविधा अनुसार उपचारित करें। आप बीज को स्प्रे के द्वारा भी उपचारित कर सकते हैं, लेकिन इन्हें छाया में अच्छी तरह सुखाकर बोरों में भर के भंडारित करेंगे तो अगले वर्ष आपका संक्रमणहीन आलू बीज आपको बोने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ किसान बंधु, अगले बिंदु में आपको अपने बीज आलू के परिवहन के समय भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवहन में प्रतिकूल परिस्थितियां बीज आलू की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे बीज आलू को लंबी दूरी तक अगर ले जा रहे हैं तो उसमें कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे बीज आलू सूखा होना चाहिए, मध्यम तापमान हो, भीषण गर्मी में बीज आलू का परिवहन रात में करें, बीज आलू में पर्याप्त हवा का आवागमन होना चाहिए, श्रमिक बीज आलू पर खड़ा ना होने पाए, ना ही चले, इससे बीज आलू में क्षति पहुंचेगी और चोट लगेगी। इसके साथ साथ बीज आलू को बारिश, ओलों और सीधी धूप से बचाने के लिए एक तिरपाल से ढके हुए ट्रकों में ले जाया जाना चाहिए। चौथा बिंदु है किसान बंधुओं, जो एक मेरे किसान का शंका का समाधान भी है। उनके द्वारा पूछा गया कि हमारा आलू मीठा क्यों हो जाता है। किसान बंधु, भारत में प्रचलित आलू भंडारण विधियां 2 श्रेणियों में विभाजित हैं। एक तो प्रशीतित भंडारण और दूसरा होता है गैर प्रशीतित भंडारण। कोल्ड स्टोरेज या प्रशीतित भंडारण में जो तापमान रहता है कोल्ड स्टोर का, वो रहता है 32 से 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो सुविधा है कोल्ड स्टोर की, ये बीज आलू के भंडारण के लिए विकसित की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ 93% जो कोल्ड स्टोर हैं उनकी क्षमता का जो उपयोग है वो टेबल आलू या जो खाने वाला आलू है उसको रखने में किया जा रहा है। जब कोल्ड स्टोरेज में बीज आलू को संग्रहित किया जाता है तब उसका तापमान 32 से 34 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो अपेक्षित जो नमी है, जो आर्द्रता है, वो 90 से 95% रखी जाती है, क्योंकि इस तापमान पर बीज कंद में अंकुरण नहीं होता और बीज की अंकुरण शक्ति भी बनी रहती है, जो अगली फसल के लिए जरूरी होती है। लेकिन 32 से 34 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जो हमारा खाने वाला आलू है, जिसे हम टेबल पोटैटो कहते हैं, ये तापमान उसके लिए उचित नहीं है। इस तापमान में क्या होता है कि जो आलू का स्टार्च होता है वो शर्करा में बदल जाता है, जिससे हमारा आलू मीठा हो जाता है। किसान बंधुओं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा मीठा आलू है वो मध्य भारत में या हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि दक्षिण भारत में इसे बहुत पसंद किया जाता है। इसलिए खाने वाला जो आलू है वो ऊंचे तापमान पर भंडारित किया जाता है। अधिकांशतः जो टेबल पोटैटो या जो खाने वाला आलू है या जो प्रसंस्करण वाला जो आलू है, उसके लिए आलू को 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जाता है। जब आलू को इस तापमान पर संग्रहित करते हैं तो शर्करा का संचयन
न्यूनतम होता है। इसके अलावा इस आलू से बने चिप्स का रंग भी हल्का होता है, यानी कि जो प्रसंस्करण हमें करना है या वैल्यू एडिशन करनी है, वो भी हमारा जो रंग है उसका आलू का वो बहुत हल्का रहता है। लेकिन इस तापमान पर एक समस्या फिर आती है कि आलू अंकुरित हो जाता है। इसलिए भंडारित आलू को क्लोरप्रोफॉर्म CIPC जिसे बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल N3 क्लोरोफिनाइल कार्बोमेट, जिसकी एक निश्चित डोज हम लोग रख करके, और ये जो मैंने बताया आपको, ये अंकुरण दमनकारी है, यानी कि अंकुरित नहीं होने देता है। इस रसायन का 2 बार कोल्ड स्टोरेज में उपयोग किया जाता है ताकि इसमें अंकुरन ना हो। अगले बिंदु में किसान बंधुओं, यदि आपको अपने आलू को लंबी अवधि तक के लिए रखना है तो आपको प्रशीतित यानी कि कोल्ड स्टोरेज में ही भंडारित करना चाहिए। लेकिन 3-4 माह के लिए अगर आप अल्पकालिक भंडारण करना चाहते हैं, उसे आप परंपरागत रूप से भी कर सकते हैं। किसान ठंडे सूखे कमरों में, ढेरों या गड्ढों में आलू का भंडारण करते रहें। आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गड्ढा विधि बहुत लोकप्रिय है। पेड़ की छाया में आलू को अधिकतम 1 मीटर की ऊंचाई तक के ढेर में रख करके उन्हें 1 फीट मोटे गेहूं या चावल के भूसे से या गन्ना की जो खोई होती है उससे ढक करके ढेर लगा दिए जाते हैं। पेड़ की छाया के नीचे जो गड्ढा बनाते हैं वो कच्चा भी बना सकते हैं वो लोग, और पक्का भी बना सकते हैं, जिसमें सामान्यतः 5 से लेकर 40 टन तक आलू संग्रहित किया जाता है। ये विधि सस्ती है और भंडारण की संरचना पर किसी भी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। और हाँ, शर्करा संचयन भी बहुत कम होता है। इसलिए टेबल आलू या जो हमारा खाने वाला आलू है या प्रसंस्करण के लिए जो हमारा आलू है, उसको आप इस तरीके से भंडारण कर सकते हैं। किसान बंधु, ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम बात करेंगे अपनी समर मूंग के बारे में, यानी कि गर्मियों में जो मूंग की खेती जनपद में बहुत बड़े स्तर पे होने लगी है, उस पर चर्चा करेंगे। उनकी कौन कौन सी प्रजातियां रखनी है, किस किस तरीके से रखनी है, और आगे के लिए उससे कैसे हरी खाद बनती है, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक किसान बंधुओं तक पहुंचाइए और मुझे अवश्य बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद किसान भाइयों।